आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राज्यसभा सचिवालय में अवर सचिव के पद पर तैनात जौनपुर की मिट्टी के लाल अजीम अनवर खान। आज हम इनसे बात करते हैं इस इलाके के शिक्षा के स्तर को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर। तो सबसे पहले अजीम अनवर खान साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप इसी गांव की मिट्टी में जन्मे, सबराहत गांव जैसे एक गांव में जन्मे। यहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है मदरसे की रही और फिर यहाँ से चलते हुए आपका राज्यसभा सचिवालय तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, हमारे यहाँ जिस वक्त मैंने 5th क्लास को कंप्लीट किया जामिया फारूकिया सबराहत में, तो उस वक्त एक रुझान था कि लोगों को मदरसों की तरफ भेजा जा रहा था जी। हमारे अपने गांव में हर घर से अक्सर ये कोशिश होती थी पेरेंट्स की कि एक बच्चे को मदरसे भेजें। तो उस ज़िम्न में मेरा भी नाम आया। मैं अपने घर में सबसे छोटा था, तो मुझे भी मदरसे भेजा गया। सबसे पहले मैं मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम गुरैनी गया और वहाँ मैं 20 दिन तक था। उसके बाद फिर इमरानगंज में जो मदरसा फारूकिया है वहाँ पर आया और वहाँ पे हिफ्ज़ की तालीम शुरू की। 3 साल में मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और उसके बाद बग़ैर किसी प्लानिंग के, और इसी चीज़ को मैं ज़िक्र करना चाहूँगा ख़ास तौर से, वो ज़्यादा अहम है कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं, भेजने के बाद सारा ज़िम्मा उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुस्तक़बिल में क्या करना है, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। अक्सर हम देखते हैं, और आज भी ऐसा है, कि सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या हाल है, कैसे हो। आज मोबाइल का ज़माना है तो मेरे ख़्याल से खैरियत ज़्यादा पूछी जाती होगी, वरना ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सा विज़न है आपको 2 साल के बाद या फ़राग़त के बाद क्या करना है। इस चीज़ का अभाव है और ये उस ज़माने में भी थी। इसका शिकार मैं भी हुआ और मैं लफ्ज़ शिकार का इस्तेमाल करूँगा कि इसका शिकार मैं भी हुआ। फिर यहाँ से हिफ्ज़ करने के बाद बग़ैर किसी प्लानिंग के नदवा जाना हुआ, क्योंकि लोग जा रहे थे। नदवे में रहते हुए ये मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो फ़ौरी तौर पे मेरा इक़दाम ये था कि मैंने पढ़ाई को अपनी तर्क किया वहाँ पे, और फिर ढूँढने लगा कि कौन सा वो बेहतर प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं अपने आप को कुछ बना सकूँ। लेकिन उस वक्त भी गाइडेंस की बेइंतहा कमी थी और मुझे याद है कि शायद मैंने किसी से मिला भी नहीं, और ख़ुद का मेरा डिसीजन था। और कई लोग मेरी मेहनत को देख के बोलते थे कि आप फ़लाँ जगह जा सकते हैं, फ़लाँ जगह जा सकते हैं। इसी रैंडम एडवाइसेस में, कंसल्टेशंस में लोगों ने मुझे ये तजवीज़ दी कि आप जामिया मिल्लिया जा सकते हैं और वहाँ एडमिशन हो जाएगा तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बन जाए। तो एक बड़ा ही स्ट्रगल से भरा मेरा ये सफ़र रहा है यहाँ से लेके दिल्ली जाने का। दिल्ली जाने के बाद मैं विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मेरा एडमिशन हुआ 2011 में। वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी अभी इसी साल मैंने अक्टूबर में सबमिट की है। और साथ साथ मैं तैयारी करता था। बीच में मेरा कई जगह चयन हुआ, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर काम किया और आखिरकार 2019 में 11 जनवरी को मैं राज्यसभा सचिवालय ज्वाइन किया और अभी मैं वहाँ पर अंडर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। ऐतिहासिक शहर जौनपुर, जिसकी मिट्टी ने एक से एक विद्वानों को जन्म दिया, यहाँ नौकरशाहों ने जन्म लिया, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से यहाँ के युवाओं में शिक्षा से दूरी बनती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि नौकरशाही में यहाँ के युवाओं की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? मेरा जो रिवायती जवाब है उससे जवाब बड़ा मुख्तलिफ है, और मैं दूरी के असबाबों में से एक दूरी ये मुझे लगता है कि एक सबब ये है दूरी का कि टैलेंट की कमी नहीं है। बड़े ही शार्प माइंडेड हमारे जनपद के लोग हैं और पेरेंट्स को भी मैं देखता हूँ, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया था, कि बड़े ही संवेदनशील होते हैं, बड़ी गंभीरता से चीज़ों को लेते हैं, लेकिन एक सर्टेन स्टेज तक, उसके बाद वो भूल जाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि भूल नहीं जाते हैं, शायद उनका अपना कोई करियर या कोई विज़न नहीं रहा, उनकी अपनी ज़िंदगी में वो मरहले नहीं आए, उसकी वजह से वो उन्हें बेहतर मशवरा देने से कासिर रहते हैं। और यहीं पर सबसे अहम रोल है कि एक करियर के एक स्टेज पे एक ऐसी टीम होनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए
जहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताया जाए कि इसके बाद आप ये कर सकते हैं। इस पूरे इलाके में मुझे लगता है कि सबसे बुनियादी सबब जो है दूरी का वो यही है। 12th के बाद या ग्रेजुएशन में अगर यहाँ इनरोल्ड हो गए तो किसी के पास कोई विजन नहीं है। स्टूडेंट्स खुद जाता है, कितना वो जा रहा है, कितना क्लास में उसकी अटेंडेंस है, पेरेंट्स या जो गार्जियंस होते हैं उससे बेखबर रहते हैं। मुझे लगता है इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ अगर दूर होगी तो बड़ा ही शानदार उसका रिज़ल्ट होगा। बाकी कोई कमी नहीं है। मालियाती एतबार से कुछ घर कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जो घर मालियाती एतबार से स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, उनके घर पे भी ये चीज़ पाई जाती है। या तो बच्चों को बिज़नेस करने में डाल दिया जाता है, या कुछ नहीं कर पाए तो खलीज ममालिक चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई से रिश्ता दूर रहता है। मुझे लगता है कि ये जो कमी है ये घर से दूर होगी, और पेरेंट्स जो हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई हासिल तालीम हासिल की, उसके बाद किसी मकाम पर फायज़ हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ पर आएँ, वर्कशॉप के माध्यम से या किसी प्रोग्राम के माध्यम से जागरूकता लाएं, उनके अंदर वो अज़्म पैदा करें, वो दिलचस्पी पैदा करें कि वो आगे बढ़ सके। मुझे लगता है कि ये बुनियादी सबब है। इसका इज़ाला करने के लिए जो भी इक़दाम किए जा सकते हैं उन्हें भरपूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और उस सिमत में मेरी भी कुछ कोशिशें हैं। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद उसका समरा आएगा। जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक नॉलेज स्टडी सर्कल नाम से हम एक इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज है, यहाँ अब्दुल अज़ीज़ अंसारी डिग्री कॉलेज है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वहाँ वर्कशॉप करेंगे। उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, चाहे वो यूनियन सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो। उनके हमारे पास नाम होंगे तो उनके पेरेंट्स को हम बुलाएंगे, उनको बताएंगे क्या प्लान है। बहुत कुछ करना नहीं है, बहुत पैसे नहीं खर्चे करने हैं, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सही टाइम पे सही वक्त लगाना है। इसकी मेरी कोशिश है, और ये इंशाअल्लाह पैहम और पै दर पै मैं इसको करते रहूँगा। शिक्षा में मुसलमानों के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? मैंने अभी बताया, मैंने बहुत सारा इसका मैंने अध्ययन किया है, और मैं देखता हूँ कि अक्सर जो स्टडीज़ आई हैं, एक तो सबसे पहले जो हमारे पास इसका ब्यौरा मिला वो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि मुसलमान जो हैं सोसाइटी में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं, और उनका जो डेप्रीवेशन पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा था महरूमियत के एतबार से। उसके बाद बहुत सारी कमीशंस आए, बहुत सारे उसके बारे में इस विषय पे चर्चा हुई, लेकिन खातिर ख़्वाह कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका अभी तक। और एक जागरूकता है, जहाँ पर लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। आज जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके यहाँ भी इस चीज़ का एहसास है कि हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है, लेकिन उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए कैसे, ये उनके पास विज़न या ये आइडिया नहीं है। तो हम जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी है समाज में कि हम आगे बढ़कर उन्हें बताएं कि आपको क्या करना है। इसके अलावा मुझे बुनियादी सबब या पूरे देश में क्या है, गरीबी अलग है कि गुर्बत की वजह से नहीं जा रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं पूरी कंट्री में, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। लेकिन हम अगर अपने जनपद को देखें तो पूरा का पूरा गांव खाली है। बहुत ज़माना हुआ किसी के बारे में सुने हुए कि किसी अच्छे पद पे फायज़ हुआ या इम्तिहान देकर आगे बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक लेवल पे जागरूकता लानी ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और हम ये जो मैंने अभी बताया है कि इस माध्यम से लोगों के बीच जाकर बातचीत करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उस जानिब हम लगातार बढ़ते रहेंगे। आज के हालात को देखते हुए युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं को ये संदेश है कि हमेशा एक विज़न के साथ चलें, एक उद्देश्य उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। उद्देश्यहीन है आज के युवा, उनके पास कोई विज़न नहीं है। और ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं यहाँ बहुत सारे लड़कों से मिला हूँ, जब उनको पूछता हूँ तो ग्रेजुएशन के वक्त भी उनके पास कोई विज़न नहीं था, ग्रेजुएशन के बाद भी कोई विज़न नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि जब उनसे बात करो और उन्हें इस बात पर आमादा करो कि आप दिल्ली आ जाओ, लखनऊ आ जाओ, या यहाँ हम किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, तो फौरी तौर पर वो हाँ कहते हैं, ना नहीं कहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिम्मत अफजाई उनकी तशरीह की जाए, और एक करियर कैसा होना चाहिए, जैसे अब आजकल हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि नीट को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता है। हमारे यहाँ नीट को लेके बहुत सारे लोग अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दूसरे शहरों में भेज रहे हैं, अलीगढ़ भेज रहे हैं, लखनऊ भेज रहे हैं, दिल्ली भी भेज रहे हैं। मेरे खुद की भतीजी दिल्ली में नीट की तैयारी कर रही है। वो एक कोर्स है, जाहिर है उससे एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ी हुई है कि इमीडिएटली आपका MBBS हुआ
उसके बाद आपने इंटर्नशिप की, उसके बाद आप नौकरी पा गए, या नौकरी नहीं पाए तो खुद ही से शुरू कर दिए। लेकिन सिविल सर्विसेज ये है, मेरा जोर इसी पे है कि स्टेट सर्विसेज हो या यूनियन सर्विसेज हो, यूपीएससी के माध्यम से या पीसीएस या यूपीपीएससी के माध्यम से, हमारे यहाँ के युवाओं को आगे आना चाहिए, इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए, मोबाइल पे वक्त कम सर्फ करें और एक विज़न के साथ बढ़ें। और उनके पास एक विज़न हर हाल में होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ताकि उस विज़न की दिशा में वो लगातार चलते रहें, ताकि वक्त भी ज़ाया ना हो, एक करियर बने जिसकी वजह से एक पूरे जनरेशन में चेंज आएगा। इसी की ज़रूरत है।